हुई भी रिप्रेजेंटेशन है उसको मैप किया जाता है जो नई तस्वीर आती है, ठीक है। तो कैसे होती है, यानी वो फिल्टर वगैरह वो सारी चीजें जो कि आपने लर्न की थी रिप्रेजेंटेशन पहले के वाले मॉडल ने, अब मैं जब नई तस्वीर दूंगा ना, इस तस्वीर पे भी सारे के सारे वही फिल्टर वही तमाम चीजें अप्लाई होके जो उसके मेन फीचर्स थे वैसे ही निकल जाएंगे जैसे वहां से निकलते हैं। देखिए इसके अंदर ना ये कुछ तस्वीरों के अंदर ना डिस्प्ले भी करके बता रही है। तस्वीर ये देखिए आ गई। ओके, तो ये बता रही है कि ये आपकी तस्वीर थी रियल, PCA1, PCA2, PCA3, PCA4। तो PCA1 के अंदर आपकी कम से कम डेटा निकलता है और उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है जो मैं बात कहना चाह, ठीक है, क्लियर हो रही है इससे? जी हाँ दोस्तों, सर। ठीक है। यस सर। तो असल में फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब ही यही है कि आप उसके ऊपर क्या PCA वगैरह जो पहले से लर्न हुई हुई चीजें हैं वो उसके अप्लाई अप्लाई करते हैं। तो नई तस्वीर ये आपकी ओरिजिनल तस्वीर थी, उसके ऊपर फीचर मैप वगैरह मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उसके बाल आंख नाक कान एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को उसने छोड़ के कासिम को पहचानने के लिए उसकी आंख नाक कान उनके डिस्टेंस उनके यानी जो भी चीजें हैं मेजरमेंट से उसके ऊपर कैलकुलेशन करो। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, ना कि मैं पूरे चश्मे को और ये तमाम चीजों को लूं। देख रहे हैं इसमें ग्लास वगैरह भी रिमूव कर दिया है ऐसे ही पिक्चर के अंदर। तो ये बड़ी यस सर। इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो लर्न हुई हुई जो आपकी जेनेरिक इंफॉर्मेशन थी उसको मैं मैप करूंगा एक नई आने वाली तस्वीर के ऊपर, तो वो उसमें से वही सेम फीचर्स उठा लेंगे जो कि हमारे पुराने मॉडल ने फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करके फाइंड किए थे। इसे हम कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, अब फीचर एक्सट्रैक्शन से थोड़ा सा हम आगे जाएं तो उसमें क्या होता है, फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर थोड़ा सा आगे जाने के बाद हम करते हैं फाइन ट्यून। फाइन ट्यून भी कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें क्या होता है कि देखिए जब आप पहली लेयर पे जाते हैं तो पहली जो लेयर है ना वो उसकी आंख नाक कान नहीं निकालती, वो एजिस निकालती है। फिर एजिस से आपकी क्या बनती है, एक आंख बन रही है एक नाक बन रही है। तीसरे यानी लेयर के अंदर उसकी यानी पूरा चेहरा बन रहा होता है। तो वो कॉम्पनेट बेस की जो लास्ट की यानी आपकी लेयर्स होती है ना, जहां पे यानी डेटा फिल्टर होते हुए आ रहा है आ रहा है आ रहा है और फाइनल यहाँ से आपकी कॉर्डिनेट क्या है 4x4 की जो तस्वीर बचती है, उस वाली लेयर को भी आप अपडेट कर देते हैं। फाइन ट्यून में ये होता है, तो उसके भी जो वेट्स है ना वो अपडेट होते हैं, उसके अंदर आपके और रिजल्ट थोड़े अच्छे हो जाते हैं। इसे हम फाइन ट्यून कहते हैं। अगर मैं खाली, ठीक है स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल करूं, अगर मैं खाली आपका न्यू क्लासिफायर को अपडेट करता हूं उसे हम कहते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन। और मैं फीचर यानी आपका क्लासिफायर प्लस CNN की जो लास्ट लेयर्स हैं, ठीक है, लास्ट 2 या 3 लेयर्स, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके अंदर आपकी यानी क्या होती है इंफॉर्मेशन रिफाइन होते वो लर्न करता है, उसके अंदर मोर स्पेसिफिक लर्निंग होती है। अगर मैं उसको भी ट्यून करता हूँ उनके वेट्स को अपडेट करवा देता हूँ तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइन ट्यून। दोनों का फर्क समझ आ गया? अगर एक को हम अपडेट करते हैं तो फीचर एक्सट्रैक्शन, और अगर दोनों दोनों से मुराद सब पूरे कंप्लीट को नहीं, दोनों से मुराद सिर्फ ये है कि आपके CNN बेस की जो लास्ट लेयर्स हैं उनकी 2 या 3 लेयर्स को हम ट्यून करते हैं, उनके वेट्स को अपडेट करते हैं। इसे हम कहते हैं फाइन ट्यून। आसान है जी? कॉन्सेप्ट आसान है या नहीं? हम कनेक्टेड हैं जी? यस सर। ठीक है, इतनी खामोशी हो ऐसा लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गए। चलें जी कोई नहीं, तो फीचर सर एक्सट्रैक्शन जी। सर आसान तो समझ तो आ गई, ये बता दें इस चीज़ का बेनिफिट क्या है, इसको निकालने से बेनिफिट क्या हुआ है, यानी वो थोड़ा सा बता दें। हाँ बिल्कुल, इससे फ़ायदा क्या हुआ? देखिए इससे फ़ायदा ये हुआ है कि आपका नेटवर्क आँख नाक कान क्लासिफाई करने के लिए मैंने 50,000 तस्वीरें या 14,000 तस्वीरें दी थी, जब जाके वो आँख नाक कान और इस तरह की चीज़ें निकालता था, ठीक है। उसके ऊपर ट्रेनिंग के बाद उसने फाइंड किया था कि किसी भी इंसान को आइडेंटिफाई करना है तो उसकी आंख नाक कान के ऊपर गौर करना पड़ता है, ना कि उसकी बॉडी पे, ना उसके बालों पे, ना उसके चश्मे पे, ठीक है। तो वो जो उसने लर्न की थी ये बात कि आंख नाक कान के ऊपर गौर करना पड़ता है, अब मेरे पास सिर्फ 2000 तस्वीरें थी। तो अब क्या फायदा हुआ कि 2000 तस्वीर पे इतनी डेप्थ इंफॉर्मेशन में नहीं निकाल सकता था। तो फीचर एक्सट्रैक्शन से मुझे ये फायदा हुआ कि वाली जो उसने बात सीखी थी, वो जो कॉन्सेप्ट उसने सीखे थे, अब वो इन तस्वीरों पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ अगर मिलता जुलता डेटा है, ठीक है।
अगर उसी प्रॉब्लम से जैसे कैट एंड डॉग के ऊपर ये अप्लाई किया था, कैट एंड डॉग पे ही आप दोबारा से अब सिर्फ 3 तस्वीरें या चले 2000 तस्वीरें उनके ऊपर आपको मॉडल ट्रेन करना है, तो फिर ये प्रोसेस ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और मिलती जुलती प्रॉब्लम नहीं है तो फाइन ट्यून वगैरह से भी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इससे फायदा है। देखिए मेन चीज क्या है कि हमारे पास जितनी जनरल इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, आपने यानी बहुत सारी जितनी ज्यादा चीजें देखी होंगी, और फिर मैं आपको कहता हूँ कैट एंड डॉग, तो आप देखिए एक चीज तो ये है कि सिर्फ आपने कैट एंड डॉग देखे हो तो आप सिर्फ कैट एंड डॉग में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैट है ये डॉग है। अच्छा, अब एक बात मैंने आपको सिखा दी कि दूसरे भी आपको जानवर मैंने दिखा दी, ये डॉग नहीं है, ये लॉइन है, ये ज़ेब्रा है, मुख्तलिफ जानवर दिखाएं, तो इसका मतलब है अभी आप सीख लो कैट एंड डॉग, इसके अलावा आपने पहले से क्या सीखा हुआ है, ये कैट एंड डॉग नहीं होते, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि अगर जेब्रा की टांग या इस तरह की उसकी आंख नाक कान इस तरह की कोई भी चीज आपके मॉडल में आती है, तो आपने सीखा हुआ था कि यार ये तो कैट में पाई नहीं जाती, ये तो डॉग में पाई नहीं जाती, तो फिर क्या होगा, उसको वो कैट एंड डॉग से मैप करेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास जनरल इंफॉर्मेशन है ना दूसरी चीजों की भी। तो ये फीचर एक्सट्रैक्शन से फायदा है, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा या नहीं। थैंक यू सर, परफेक्ट। चलें, बेस्ट हो गया। ओके, तो हम क्या करते हैं कंप्यूटर विजन के अंदर मॉल जेनरिक जो है उसको हम सीख रहे होते हैं, और मोहसिन कुछ हाईलाइट करके बताना चाह रहे हैं आप? ठीक, ओके, एनोटेशन को प्लीज रिमूव कर दिएगा। अच्छा जी, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले से जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको मैप करते हैं, और मैपिंग वाला जो भी कॉन्सेप्ट है मैंने अभी आपको बता दिया कि किस तरह होता है। क्लासीफायर को हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, और ये नेसेसरी है। अगर मैं क्लासीफायर को अपडेट नहीं करता तो उसने क्या नाम है, डॉग, कैट, एलिफेंट और बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो हमारे काम की नहीं है। मुझे तो उनको क्लासीफाई नहीं करना, हमें तो वो कंप्रेस करके सिर्फ 2 क्लास में बताओ, कैट है डॉग, जस्ट मुझे ये मालूम करना है। तो इसलिए आपका जो क्लासिफायर होता है, एन बेस्ड जो क्लासिफायर होता है, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करके अपना क्लासिफायर लगाते हैं, अपना स्पेसिफिक। ओके, तो फिर ये चीज इसका सेट ऑफ क्लासेस होती हैं। अब सेट ऑफ क्लास से हमने देखा वहां पे कितनी 1000, यहाँ पे 2 क्लास है, तो भाई वो आपकी 10,000 क्लासों में जो यानी क्लासिफाई कर रहा था, या 1000 क्लासों में क्लासिफाई कर रहा था, वो मेरे काम की नहीं थी, उनको रिमूव करो, सिर्फ 2 क्लासिफायर यानी या तो कैट बताए या डॉग बताए, मुझे से उस पर ट्रेन करना है। तो इस वजह से हम अपना एक नया क्लासिफायर बनाते हैं जिसके कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप अपनी मर्जी से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या मिलती है, प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी होती है हर क्लास की। अगर सॉफ्टमैक्स लगाते हैं तो उसके थ्रू आप बता सकते हैं कि ये कौन सी पिक्चर है। डेंसली कनेक्टेड क्लियर नो लॉन्गर, उसको हम रिमूव करते हैं, क्यों करते हैं। इसी तरह कॉन्वोल्यूशनल फीचर मैप, फीचर मैप याद है ना, आप जब CNN अप्लाई करते हैं, CNN अप्लाई करने के बाद, फिल्टर अप्लाई करने के बाद एक नई तस्वीर मिलती है हर लेयर में, उसको हम क्या कहते हैं, फीचर मैप। ओके, लेवल ऑफ जनरलिटी या जनरलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो जितनी टॉप लेयर होती है उसमें जनरल चीजें होती है ना, जहां से इनपुट घुसता है उसे मैं टॉप कह रहा हूं। ठीक है, तो जहां से इनपुट दाखिल होता है, एंट्रेंस होती है, वहां पे जनरल चीजें सीखती है कि भाई हर तस्वीर में से उसके कॉर्नर्स निकाल लो, हर तस्वीर में से उन कॉर्नर से मिलके कौन कौन सी शेप की चीजें बनती हैं, आंख नाक कान, तो जितना ऊपर जाते हैं वो जनरल चीजें होती हैं, और जितना मैं यानी आउटपुट की तरफ आता हूं, ठीक है, उतना ज्यादा आपकी स्पेसिफिक चीजें होती जाती हैं। ये बात समझ आई कि जनरल चीजें आपको कहाँ मिलती हैं, स्टार्टिंग के अंदर, और स्पेसिफिक हर क्लास को जो स्पेसिफिक करती जाती हैं कि हाँ इन चीजों से मिलके ये कासिम बनता है, ये रऊफ बनता है, ये हमजा बनता है, वो कहाँ पे आपकी आपकी क्लासिफायर के करीब तरीन जाते हुए आती है। तो ये वर्ड भी आपको याद होना चाहिए। यानी इसका मतलब है जनरल चीजें टॉप लेयर सीखती है जहां से इनपुट घुसता है, और जहां से आपका यानी नीचे बॉटम की तरफ वो जाती रहती है क्लासिफायर की तरफ, वहां पे लोकल चीजों को सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतनी लोकल चीजें सीखेंगे, जितना हम यानी टॉप से स्टार्ट करते हैं, इनपुट जहां से दाखिल होता है, उतनी जनरल चीजें वहां से हम सीखते हैं। अच्छा, फिर इसने कहा है कि यूजिंग ओनली द फर्स्ट फ्यू लेयर्स, तो फर्स्ट फ्यू लेयर ये बात कह रहा है फीचर एक्सट्रैक्शन की, कौन से कॉन्सेप्ट की, कि कॉन्वोल्यूशनल बेस वाले पे जो अभी हमने बात की थी ना, जिसे हम क्या कह रहे थे, फाइन ट्यून। तो हम फर्स्ट फ्यू लेयर्स जो हैं यानी आपके क्लासिफायर की तरफ,
उनको अपडेट करते हैं, ना कि सबको। तो अब ये देखेंगे भी। देखिए ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपका जो 1.4 बिलियन के ऊपर मॉडल ट्रेन हुआ है, उसके अंदर कम से कम 21 मिलियन पैरामीटर है, ठीक है, 21 मिलियंस। अच्छा, अब आपके पास 20,000 इमेजेस हैं। अगर मैं सबको अनफ्रीज कर दूं, तमाम वेट्स को अपडेट कर दूं, यानी इस तमाम जो पूरा नेटवर्क है शुरू से हर चीज ये 2000 तस्वीरों के ऊपर सीखे, तो यार क्या होगा, आपके पास मॉडल का साइज जितना बड़ा होता है, किस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं जब मॉडल का साइज बड़ा होता है? प्रिडिक्शन अच्छी होती है। प्रिडिक्शन तो अच्छी होती है ट्रेनिंग के दौरान, टेस्टिंग के दौरान अंडरफिट होने खराब हो पे जाती है, तो वो होता है ओवरफिट। 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 ठीक है, आपके मॉडल का साइज में जितना बढ़ाऊंगा, चांसेस होते हैं किस चीज के, ओवरफिटिंग के। तो हमें तो ओवरफिटिंग से जंग है हमारी, क्या करें भाई? तो इस वजह से मैं पूरे यानी जो नेटवर्क है उसको नहीं करूंगा, क्योंकि 21 मिलियन पैरामीटर है, वो तो ट्रेनिंग के दौरान हर चीज को सीख लेंगे, उसकी आंख, नाक, कपड़ों का कलर, बालों का कलर, तो वो तो बेकार है भाई सारी चीजें हमारी सीखना। तो हम चाह रहे हैं कि इसलिए हम जो यानी बॉटम की कुछ लेयर्स होती हैं ना, जहां आउटपुट के करीब होती है CNN की, उन सिर्फ लेयर्स को हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। उनके अंदर क्या होता है कि अब नई जो कैट एंड डॉग की तस्वीर आई, तो उसने यानी ये सीखा होता है कैट एंड डॉग की आंख, नाक, कान, ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो जो लास्ट लेयर्स होती हैं, तो अब क्योंकि कैट डॉग की ही तस्वीरें आएंगी, तो वो अपने आप को अपडेट कर लेंगे वेट्स के, यार ये कैट और डॉग के ऊपर बात हो रही है, ज़ेब्रा की, एलिफेंट की, लॉइन की, इस तरह की कोई चीज हमारे पास नहीं आ रही, ठीक है। तो इस वजह से हम जो न्यूरल नेटवर्क, बल्कि सॉरी CNN की जब हम फाइन ट्यून करते हैं, तो आउटपुट के जो करीब होती हैं उनमें से लास्ट 2 और 3 लेयर्स को अपडेट करते हैं, दो या 3, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है, अगर मैं सारों को कर दूं तो उसकी प्रॉब्लम यही है, 21 मिलियन पैरामीटर हैं, और 21 मिलियन पैरामीटर मिलके सीखेंगे सिर्फ एक कैट को और डॉग को, तो वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे। और स्पेसिफिक का मतलब है कि वो किस तरफ बढ़ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम फेस होगी हमें, ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा जी, हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनके नाम कैट एंड डॉग और बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेन ऑन इमेजनेट हम इस्तेमाल करेंगे टू एक्सट्रैक्ट इंटरेस्टिंग फीचर फ्रॉम कैट एंड डॉग। तो सिर्फ कैट एंड डॉग के ही फीचर्स हम इसमें से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। एंड देन ट्रेन डॉग वर्सेस कैट क्लासिफायर ऑन टॉप, ये हम अपना नया बनाएंगे जो NN बेस होगा। VGG16 को हम इस्तेमाल कर रहे हैं कैरिस यानी TensorFlow.Keras एप्लीकेशन इस मॉड्यूल के अंदर ये सारे के सारे हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल पहले से पड़े हुए। अब अगर मैं आपको ना ये वेबसाइट दिखाऊं प्री ट्रेन मॉडल की कैरिस के ऊपर ही, तो देख रहे हैं कितने सारे हमारे पास लिस्ट है, वो सारी लिस्ट वहां दी हुई भी नहीं, देखें। तो VGG16 के अंदर 1.38 मिलियन टोटल पैरामीटर है, 1000 मिलियन, देख रहे हैं इतने पैरामीटर हैं। इसमें डेंसली कनेक्टेड के भी पैरामीटर शामिल हैं। तो आप सोचें इतने सारे पैरामीटर हैं, इनकी डेप्थ देखें, नंबर ऑफ लेयर्स हैं ये, तो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। और VGG16 की टॉप एक्यूरेसी जो है वो क्या, 71, ये इसकी एक्यूरेसी है। टॉप 5 एक्यूरेसी आपकी 90% तक आपको एक्यूरेसी मिलती है। तो खैर ये चीज़ हमें पता चल रही है। तो हम यहाँ से मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल भी आ जाएगी, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उससे रेलेवेंट डिटेल आ जाएगी उसमें है क्या। तो ResNet 50 या दूसरा क्लासिफायर, तो आपकी इस दफ़ा इस वीक की टास्क होगी, और वो टास्क क्या है कि प्री ट्रेन जो मॉडल है उसको इस्तेमाल करते हुए डॉग वर्सेस कैट उसको अपडेट करना है। लास्ट वीक भी मैंने कुछ आपको टास्क दी थी, असाइनमेंट क्या था, रॉफ ने आई थिंक शेयर भी कर दिया था, वो तो एमनिस वाला था, एमनिस फैशन था, और कैट वर्सेस डॉग था, उसके ऊपर आपने बल्कि नहीं एप्पल वर्सेस ऑरेंज था, वाला असाइनमेंट कर लिया सबने? जी दोस्तों। सर वो आपने एक ही असाइनमेंट दिया था आई थिंक, अच्छा चलें एक ही एमने असाइनमेंट, सेशन। ठीक है, वो कर लिया है ना सबने? यस सर। यस सर वो कर लिया। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियरली बताता चलूँ, हम यहाँ जितना पढ़ रहे हैं, जब तक आप इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करेंगे, यकीन माने आप कुछ भी नहीं सीख सकते, कुछ भी नहीं कर सकते कंप्यूटर विजन के अंदर।
तो बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपको यानी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, मैंने सारे कोड इंप्लीमेंट किए हुए हैं। अब मैं सिर्फ आपको देखिए नाम चेंज कर रहा हूँ, रेस्टनेट 50 को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी क्या है, इमेज क्लासिफिकेशन, मॉडल के बारे में पढ़ लें। जैसे कि एमनेस था, इसमें कौन कौन सी क्लास है, इसमें कितनी क्लास है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे टॉप एक्यूरेसी हमें किस किस की मिल रही है, तो यहाँ देखें 79 थी, 71, 71, 76, ठीक है, 78, 80 के अबव मिल रही है मुझे एक्सेप्शन रेस्टनेट की। और कौन कौन सी, तो आप अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक देख लें, उनके साइज वगैरह सारी चीज़ें, डेप्थ वगैरह सब लिखी हुई, एक एक के ऊपर क्लिक करके आप देख लेंगे। तो ये लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अपने पास आप नोटबुक यानी एक नोटपैड खोल लिया करें, जहाँ पे जितने भी लिंक शेयर किए जाएं अपने पास सेव कर लिया करें, ताकि पता हो कि ड्यूरिंग दिस सेशन आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है एज अ रेफरेंस। ठीक है जी, तो हमारे पास ये मॉडल है। इन्होंने तो कुछ के नाम देखे, हमने सारे नाम देख लिए कि भाई कैरेट्स के अंदर, डीप टेंसरफ्लो के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, कौन कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम उसकी यूटिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। किस तरह? सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आप गए टेंसरफ्लो और उसके बाद इंस्टेंशिएशन द VGG16 कन्वोल्यूशनल बेस, आप इसको यानी इंस्टेंस बना रहे हैं या उसको आप कॉलिंग कर रहे हैं। बहुत आसान है, फ्रॉम टेंसरफ्लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैरेट्स लिखा हुआ, आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम TensorFlow dot keras. टेंसरफ्लो डॉट कैरस डॉट एप्लीकेशंस इंपोर्ट Yes. VGG16। अगर मुझे VGG19 करना होता तो क्या करता, VGG19। मोबाइल नेट करना होता तो क्या करता, मोबाइल नेट। Mobile net. ठीक है, तो एक एक दफा जरा इंपोर्ट करके देख लीजिएगा। अच्छा, ये है वेट रेगुलराइजेशन। तो जो वेट्स लर्न हुए ना इमेज नेट के ऊपर 1.4 मिलियन के ऊपर, वो आ रहे हैं। अदरवाइज आप वेट्स के अंदर आपने कोई अपना मॉडल ट्रेन किया हुआ है, उनके वेट्स स्ट्रक्चर है ना VGG16, और वेट्स आप किसी और मॉडल के इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो वेट्स की आप यानी जो स्कीम है उसका पाथ बता सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप क्या बता देंगे, आप इमेजनेट बाय डिफॉल्ट जो इमेजनेट को इस्तेमाल कर लें, आपको दूसरे पे भी जाने की ज़रूरत नहीं। वो आगे फिर एडवांस चीज़ें होती हैं कि आपने अपने मॉडल वगैरह ट्रेन किए हुए, उसका पाथ वगैरह देके उसकी वेट की जो टेक्निक्स हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, देन आपके पास सेकंड जो इसके अंदर देखिए, एक होता है आर्ग्यूमेंट और एक होता है पैरामीटर। ठीक है, क्या फ़र्क था, आर्ग्यूमेंट देते वक्त, पैरामीटर फंक्शन बनाते वक्त। तो ये क्या है, एज अ आर्ग्यूमेंट। हमारे पास सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है, इंक्लूड टॉप, क्या किया हुआ, फॉल्स। इसका मतलब क्या है जी दोस्तों, NN portion इस इसने वो किया है. बिल्कुल, Yes sir. एन को रिमूव कर दिया, ऐसा ही। ठीक है, यानी टॉप पार्टीशन जो था उसका फॉल्स कर दिया, टॉप पार्टीशन पोर्शन को आप ट्रू कर देंगे तो वो भी आ जाएगा। तो हमने उसको कहा कि वो नहीं उठाओ, हमने शुरू में नहीं उठा रहे ना। एक तो तरीका ये होता है मैं उसको लोड करता और उसके बाद निकालता, तो ये बोला लोड करते वक्त ही जो आप उठाओ तो सिर्फ आप क्या CNN बेस उठाओ, टॉप वाला जो है ANN उसको ना उठाओ। इनपुट शेप, इनपुट शेप जो है ये ऑप्शनल है। अगर आप ये इनपुट शेप बताएंगे तो आप इसी स्टैंडर्ड की विद एंड हाइट की पिक्चर देंगे, और अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आपका डायनेमिक साइज के ऊपर ये काम करेगा। यानी आप इमेज को किसी भी साइज की इमेज दें उसके ऊपर ये वर्क करेगा। तो ये ऑप्शनल है, ये करके देखिएगा। ठीक है, तो ये आप करके देख सकते हैं। इनपुट शेप जो है ये आपके पास क्या होती है, ऑप्शनल होती है। अगर आप ना दें तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी तस्वीर का साइज हो उसको उठा लेगा। तो पिक्चर का साइज हम बता रहे हैं 150 बाय 150, और उसके अंदर चैनल जो होंगे वो कितने होंगे, 3। यानी इसका मतलब है हम प्योर RGB इमेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि यार कैट डॉग किसी चीज़ को क्लासीफाई करने के लिए बाज़ औक़ात उसकी कलर की इंपॉर्टेंस भी होती है। जैसे कि अभी आप आगे जाके देखेंगे कि हमारे पास एलिफेंट के नाम मुख्तलिफ हैं, इंडियन एलिफेंट अलग है, अफ्रीकन एलिफेंट अलग है, इसी तरह तुर्कुस पता नहीं इस तरह करके एक नाम है। मुख्तलिफ कंट्री में यानी हाथी को हम तुर्कुस भी या इस तरह करके कुछ नाम कहते हैं। तो उनकी आँख, नाक, कान, उनके डिस्टेंस, उनके कलर्स, उनकी बेस के ऊपर भी हम डिसाइड करते हैं। तो कलर की इंपॉर्टेंस है जो हम चीज़ें क्लासीफाई करवाना चाह रहे हैं। तो इसलिए ग्रे स्केल इमेज नहीं ली इन्होंने, इनके स्ट्रक्चर के अंदर जो भी तस्वीर होगी वो RGB के अंदर होगी। ठीक है, ओके। तो हमने नेटवर्क को लोड किया है, उसका जो टॉप पार्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, उस टॉप पार्ट को हम यहाँ पे
देखिए इनपुट शेप जो है बेसिकली न्यू इमेजेस की है या ये पहले से जो इसके अंदर इमेजेस थी हमारे पास VGG16 में ये उसकी है? न्यू इमेजेस जो हम इसके अंदर अब इनपुट देंगे, लोड किया हुआ है ना, तो इसका इनपुट एक पोर्शन होगा जहाँ से आपकी तस्वीर इनपुट होंगी, तो ये इनपुट शेप हम कांस्टेंट कर रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। वेट की स्कीम है, वेट की स्कीम हम इस्तेमाल करेंगे इमेजनेट आंखें बंद करके, क्योंकि दूसरा आपने अभी मॉडल ट्रेन नहीं किए हुए, उनके वेट्स वगैरह आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकंड जो पार्ट है वो आप टॉप को लाजमी आपको रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, वो जो क्लासीफायर है हमारे काम का नहीं है। एंड फाइनली आप जो इस डायनामिक थी पिक्चर के साइज, उसको आप क्या कर रहे हैं, स्टैटिक। स्टैटिक करने के कुछ फ़ायदे हैं कि हर तस्वीर का सेम साइज होता है और उसके ऊपर कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान होती है, नेटवर्क उसको जल्दी सीख लेता है। वरना आप यही काम इसको हटा के देखें और उसके ऊपर मॉडल ट्रेन करके देखें क्या होता है। ठीक है, टास्क है ना, करके देखेंगे तो हमें पता चले अच्छा ये रिजल्ट में डिफरेंशिएट होता है। अच्छा जी, तो हमारे पास हमें पता चला कि हम डेंसली कनेक्टेड को रिमूव करने, जिसके ऊपर 1000 चीज़ें थी, ठीक है, तो वो कनेक्टेड क्लासीफायर था और हमें अब सिर्फ 2 क्लास के ऊपर काम करना है, तो वो हमारे काम का नहीं था, इस वजह से हमने उसको इंक्लूड नहीं किया। तो अब हम अपना एक क्लासीफाई बनाएंगे। इनपुट शेप ये क्या कह रहा है, यू विल फिट टू द नेटवर्क, दिस आर्गुमेंट इज प्योरली ऑप्शनल, इफ यू डोंट पास इट द नेटवर्क विल बी एबल टू प्रोसेस इनपुट ऑफ एनी साइज। तो यही बात हमने देखी है कि हमने टॉप को क्यों हटाया और इनपुट जो आपकी यानी क्या था शेप, वो हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं। अगर ना करें तो इसका मतलब है प्योरली ऑप्शनल है। अच्छा जी, अब हम VGG16 जो है जरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर इसका बहुत ही आसान है। इसकी पहली जो लेयर है, एक मिनट मुझे दोस्तों दिएगा, चलिए जी, वेलकम बैक। ओके, कॉन्पेस समरी आप देखेंगे इसके अंदर लास्ट के अंदर आपको कहीं भी डेंसली कनेक्टेड नहीं दिख रहा, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल बेस ही है ना, देख कॉन्पेस 3 पे खत्म हो रहा है, लास्ट मैक्स पूलिंग अप्लाई हो रही है। तो ये इसका आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर देखें, पहली जो इनपुट लेयर है 150 150 और 3 चैनल की एक तस्वीर जाएगी जैसा कि उसने बताया था। ठीक है, पहली में इनपुट गई, इनपुट के बाद आप देखें इसके ऊपर कोई साइज चेंज नहीं हुआ 150, यानी इसने पैडिंग जो थी ना, जिसे हम क्या कह रहे थे, मार्जिन और वैलिड, ठीक है, याद है, जिसमें सैम और वैलिड हम पास करते हैं, तो वो पैडिंग चारों तरफ 0 0 लगा देता है। तो यहाँ पे चारों तरफ 0 0 लगा के साइज में देखें कोई फर्क नहीं आ रहा। पहली लेयर में आपके 3 चैनल थे, दूसरे में कॉवनेट जब अप्लाई हुआ तो सेम साइज रहा, लेकिन उसके 32 चैनल हो गए, यानी 32 फिल्टर हो गए। फिर उसके ऊपर दोबारा कॉवनेट इस्तेमाल हुआ, उसके ऊपर 64 ही रहे, लेकिन आप देखें कि आपके लर्नेबल पैरामीटर बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, फिर आप मैक्स पुलिंग अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हाफ साइज हो जाता है, ये हमें पता है, तस्वीर उतनी नहीं, फिल्टर उतने रहे, लेकिन उसका हाफ साइज हो जाता है। फिर उसके बाद फिर कॉन्क 2D आपने चलाया 75 फिर उसका साइज मैक्स पुलिंग लगा के हाफ कर दिया। तो ये एक प्रोसेस चलता हुआ आ रहा है कि यहाँ तक आपकी तस्वीर का साइज फाइनल कितना हो जाता है, 4x4 और फिल्टर कितने, 512। ठीक है। तो ये हमारे पास एक फीचर मैप बना है, ऐसा ही है ना, ये हमारे पास फाइनल Yes, क्या बना sir. है, फीचर मैप, क्योंकि मैक्स पुलिंग कुछ भी अप्लाई होकर फाइनल कॉफनेट के हमें जो फाइनल जो तस्वीर मिलती है उसे हम कहते हैं फीचर मैप। हर लेयर से हमें फीचर मैप मिल रहा है। तो फाइनल फीचर मैप जो है उसका साइज देख लें 4x5 4x4 और टोटल चैनल जो हैं वो हैं 512। आप देखें टोटल इसके ऊपर लर्नेबल पैरामीटर कितने, 14 मिलियन, ठीक है, यानी वो 21 मिलियन नहीं है, वो कितने 14 मिलियन आपके पास है ट्रेनेबल पैरामीटर। तो यार 14 मिलियन एक बड़ी अमाउंट है, और उसके ऊपर आप सिर्फ 2000 इमेजेस को ट्रेन करवा, तो आप सोच लें कि आपके ओवर फिटिंग होने के चांसेस किस कदर बढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर हम कहते हैं फाइनल फीचर मैप हैज शेप, ये हमने देख लिया, दैट द फीचर ऑन द टॉप विच यू विल स्ट्रिक आर डेंसली कनेक्टेड क्लासीफायर। तो इसका मतलब है अब ये जो आपके पास आई है शेप, इसको मैं क्या करूंगा, फ्लैटन करूंगा, ऐसे ही इसको हम क्या करेंगे, फ्लैटन करेंगे। Pattern. फ्लैटन करने के बाद अगर मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करूं, 4 × 4 × 4 ×
512 क्या आंसर आएगा? तो वो टोटल आपके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ यानी पैरामीटर्स होंगे जो कि आपके डेंसली कनेक्टेड क्लासिफायर के पास जाएंगे। अच्छा, अब ये कह रहा है कि रनिंग द कन्वोल्यूशनल बेस ओवर योर डेटा सेट। अब हमारे जो डेटा सेट है ना, जो अभी नई तस्वीरें हैं 2000 तस्वीरें, उनके ऊपर चलाना है, ठीक है। ये करेगा क्या, रिकॉर्डिंग इट्स आउटपुट टू द नंपाई एरे ऑन डिस्क। अच्छा, अब देखिए दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका ये है फीचर एक्सट्रैक्शन का, कि हम क्या करें, आपकी सारी तस्वीरों के ऊपर फीचर मैप की जो भी मैपिंग है, फीचर एक्सट्रैक्शन की टेक्निक को इस्तेमाल करें, उसको कन्वर्ट करें नंपाई एरे में और उसको सेव करवा रहे हैं अपनी हार्ड डिस्क में, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस। आपने क्या किया, आपने जो कन्वोल्यूशनल बेस यानी नेटवर्क बनाया, उसमें फीचर एक्सट्रैक्ट किए, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको नंपाई एरे में कन्वर्ट किया और अपनी डिस्क के अंदर सेव करवा लिया। इससे फायदा ये है कि ये देखें चीप टू द रन, तो इसकी जो कंप्यूटेशनल पावर होगी वो क्या होगी, अब कम इस्तेमाल होगी, आप सीपीयू पे भी चला सकते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आपने प्योर उसको हाई ऑक्टल पेट्रोल में डायरेक्टली कन्वर्ट करके दे दिया नंपाई एरे में, क्योंकि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का जो मॉडल है वो किस पे काम करता है जी दोस्तों, किस पे काम करता है, वो आपके एरे के ऊपर काम Arrays करता पे है। सर, सर और arrays पे। बिल्कुल, आपने डायरेक्टली उसको टेंसर में या एरे में कन्वर्ट करके दे दिया, तो अब उसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, तो वो डायरेक्ट कैलकुलेशन करता, बहुत फास्ट परफॉर्म करेगा। जबकि दूसरा तरीका ये है जिसके अंदर हम डेटा की ऑगमेंटेशन करते हैं। दूसरे पार्ट में हम क्या करते हैं, हम डेटा की ऑगमेंटेशन करते हैं। उसके अंदर ना पूरा प्रोसेस क्या है, तस्वीर जाएगी, तस्वीर ऑगमेंट होगी, एक तस्वीर से 10 तस्वीरें बनेंगी और फिर उसके बाद वो सेव होंगी। तो ये जो प्रोसेस होगा बैच की सूरत में, ये थोड़ा क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रनिंग कॉस्ट। ये बात समझ आई कि या तो पूरा प्रोसेस तस्वीर पूरी जाए, वो पूरी यानी ऑगमेंट हो, ऑगमेंट होने के बाद फीचर मैप हो और उसके बाद उसको आप प्रोसेस करवाएं, ट्रेनिंग करवाएं, तो एंड टू एंड वाला जो प्रोसेस है ये थोड़ा क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा। चाहे आपके पास सीपीयू या जीपीयू हो, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। जबकि पहला वाला जो इसने तरीका बताया है जिसके अंदर आप डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करें, नंपाई एरे में कन्वर्ट करें, उसको सेव करवा रहे हैं। लेकिन दोनों में फर्क ये कि पहले वाले जो आपका प्रोसेस है जिसमें नंपाई एरे में आप कन्वर्ट करके सेव करवाते हैं, उसमें इमेज ऑगमेंटेशन, डेटा ऑगमेंटेशन नहीं होता। जबकि दूसरे वाले पार्ट में डेटा ऑगमेंटेशन इंक्लूड होती है, जिससे आपकी एक्यूरेसी, रिजल्ट और फिटिंग को आप कम कर सकते हैं, ठीक है ना। जितना ज्यादा डेटा होगा ओवर फिटिंग उतनी कम होगी। ये 2 पॉइंट क्लियर है? Yes sir. ओके। डेटा ऑगमेंटेशन टेक्निक है, और वो टेक्निक क्या है भाई, आपको पता है, एक तस्वीर से 10 तस्वीर बनाना डेटा ऑगमेंटेशन कहलाता है। तो ये कह रहा है एक्सटेंडिंग द मॉडल यू हैव, हम एक्सटेंड कर रहे हैं अपने मॉडल को कॉर्डिनेट बेस्ड बाय एडिंग डेंसली लेयर ऑन टॉप। तो डेंसली कनेक्टेड लेयर हम टॉप के ऊपर ऐड कर देते हैं, रनिंग द होल थिंग एंड टू एंड ऑन इनपुट डेटा। तो हम क्या करते हैं, पूरी अब नई तस्वीर इनपुट डेटा को हम देते हैं और पूरे कन्वोल्यूशन से गुजरता है, डेंसली कनेक्टेड से गुजरता है और उसके बाद वो प्रेडिक्शन करता है। तो ये लेंथी जो होगा ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो जाएगा। दिस विल अलाउ यू टू यूज डेटा ऑगमेंटेशन बिकॉज एवरी इनपुट इमेज गोस थ्रू द कन्वोल्यूशनल बेस एवरी टाइम। तो भाई ये क्या होगा, आपका पूरा डेटा ऑगमेंट हुई और दोबारा से वो तस्वीर पूरे नेटवर्क से गुजर के जाएगी, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, मोर एक्सपेंसिव देन फर्स्ट। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एक्सपेंसिव होगा ये तरीका, जिसमें हम डेटा ऑगमेंटेशन कर रहे हैं और फिर उसके बाद नेटवर्क के गुजार के उसको ट्रेन कर रहे हैं। ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा इन द फॉर्म ऑफ रनिंग कॉस्ट। पहला वाला जो प्रोसेस था उसमें वो